नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। क्या छत्तीसगढ़ के अभी भी कुछ राजनेता महादेव सट्टा ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़े हैं? पुराने मुख्यमंत्री तो इसमें साफ तौर पर आरोपी हैं। मुख्यमंत्री रहते 508 करोड़ रुपए के एक्सटॉर्शन मनी वाले मामले में वो आरोपी बनाए गए। इस मामले की सीबीआई बारीकी से पड़ताल कर रही है तो कई परतें निकल कर आ रही है। गहराई से समझने वाली बात यह है, क्या अभी भी महादेव सट्टा ऐप से कुछ राजनेता लगातार पैसे ले रहे हैं, जो कि भारत की बर्बादी में लगे महादेव सट्टा जैसे गेमिंग ऐप को प्रमोट करने में अपने राजनीतिक रसूख का साफ तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक कोई रंगे हाथों नहीं पकड़ा जाता तब तक उसका नाम एक्सपोज नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से जांच की कड़ियां आगे बढ़ रही है वहां से कुछ गहरे राज निकलकर सामने आ रहे हैं। जब से भारत की संसद से ऑनलाइन गेमिंग और गैमलिंग ऐप के विरुद्ध कानून बना है, जिसमें साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी भी ऑनलाइन गेम के लिए जहां पैसों का लेन देन होता है वो पूरी तरह से बैन होगा। इस नए कानून के बनने के बाद महादेव सट्टा ऑनलाइन गेमिंग ऐप चलाने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने अपने गैर जमानती वारंट को निरस्त कराने के लिए ईडी की विशेष लोक अदालत में अपनी याचिका प्रस्तुत की, लेकिन ईडी के वकील सौरभ पांडे की ओर से इसका तगड़ा विरोध करते हुए यह कहा गया कि आरोपियों की ओर से पहले ही संबंध के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया गया और अब अदालत के आदेश की भी अनदेखी की जा रही है। जबकि बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि ईडी उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछा रही है, इसलिए उन्होंने ईडी के अनकंडीशनल ऑफर को ठुकरा दिया है, इसलिए वो पेश नहीं हो पा रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ईडी की विशेष लोक अदालत ने आगामी तारीख 3 नवंबर की मुकर्रर की है। हमारे देश में कानूनी लड़ाई कैसे लड़ी जाती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। किस तरह से समय पर न्याय नहीं मिलता है और अदालती दांव पेच को पैसे वाले किस तरह से खेलते हैं और हमारे कानूनी सिस्टम का मखौल उड़ाते हैं। यही कारण है कि आज कई सफेद पोस्ट नेता जो साफ तौर पर आरोपी हैं वो छुट्टा घूम रहे हैं। सीबीआई ने भूपेश बघेल के ठिकाने पर जो 26 मार्च को छापेमारी की थी महादेव सट्टा वाले मामले में, उस तारीख को दरअसल 60 छापेमारी हुई थी और 31 संदेहियों पर विशेष निगाह रखी जा रही थी। गहराई से समझने वाली बात यह है कि उस छापेमारी को 5 महीने हो चुके हैं, तो आखिर सीबीआई के हाथ लगा क्या, या सीबीआई जानबूझकर कुछ बातों को उजागर नहीं कर रही है? कहीं आगे की बहुत बड़ी तैयारी तो नहीं चल रही है? तूफान के पहले की ये शांति किस तरह से काम कर रही है? हमने बारीकी से महादेव सट्टा के बारे में लगातार पड़ताल की, खबरों को दिखाया। दुबई में बैठे हुए सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जैसे लोगों ने हमें 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस देकर दबाने और झुकाने की कोशिश की। बावजूद इसके बीते 3-4 सालों में हमने महादेव सट्टा, जो कि भारत की बर्बादी में, खासकर भारत के युवाओं को भटकाने में उसकी एक अहम भूमिका है, इसके विरुद्ध हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं। अंदर खाने की कुछ जानकारियां जो केंद्रीय जांच एजेंसियां नहीं देती है, ऐसी एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर है 13 अगस्त की। सौरभ आहूजा जो भिलाई वैशाली नगर के एलआईजी मकान में रहते हैं, बारिश के दौरान उसके घर छापेमारी हो रही थी। ये खबर भी आज की तारीख तक किसी मीडिया में नहीं आई, लेकिन सौरभ आहूजा के घर के बाहर खड़ी इन गाड़ियों को आप देखिए। अंदर तो मीडिया को जाने की मनाही होती है, लेकिन छापेमारी के 15 दिन बाद कुछ गहरी बातें निकलकर सामने आई है, जिसे मैं आपसे आगे साझा कर रहा हूं। सौरभ आहूजा जो महादेव बैटिंग ऐप का खास गुर्गा बताया जाता है, इसकी शादी 1 जुलाई को जयपुर के होटल माउंट फेयर में हो रही थी। सेलिब्रिटी इवेंट वाली इस महंगी शादी को आलीशान बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी के तरह बहाए गए थे। सौरभ आहूजा छुपकर शादी कर रहा था। भिलाई, दुर्ग और आसपास से अपने रिश्तेदारों को उसने जयपुर बुलवाया था, लेकिन ईडी की टीम को जब उसकी भनक लगी तो जयपुर के फेयरमाउंट होटल में छापेमारी की तो दूल्हा बना सौरभ आहूजा। तब से लेकर आज की तारीख तक फरार है। सौरभ आहूजा के साथ उसके साथी नंदू उर्फ विशाल रामानी भी फरार हो गए थे, लेकिन नंदू रामानी की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन तगड़ी पूछताछ के बाद उसे फिलहाल छुट्टा छोड़ दिया गया है। नंदू रामानी के बारे में पता चला है कि वो इस वक्त गोवा में है। सौरभ आहूजा की उस आलीशान शादी की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो मीडिया में लीक हुई, जिसमें उसका साथी नंदू उर्फ विशाल रामानी अपने परिवार के साथ
साथ तो नजर आ रहा है। गहराई से समझने वाली बात यह है, नंदू की ज्यादा अहमियत है सौरभ आहूजा से, लेकिन सौरभ आहूजा फरार है जबकि नंदू अभी भी गोवा में अयाशी कर रहा है। जांच में जुटे हमारे विशेष सूत्रों ने जो जानकारी दी है कि नंदू की पत्नी अपने बच्चों के साथ दुबई चले गई है, जहां नंदू उर्फ विशाल रामानी के बच्चे दुबई के महंगे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। नंदू के बारे में और भी कई जानकारी मिली है कि रायपुर के मोआ के करीब 8500 फीट की एक महंगी जमीन खरीदी है, लेकिन सीधे तौर पर नंदू के नाम पर नहीं है बल्कि उनके करीबी रिश्तेदारों के नाम पर है। 8500 वर्ग फीट की जमीन के लिए 7-8 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जमीन के 3 टुकड़े किए गए हैं। एक टुकड़ा 3200 स्क्वायर फीट का है, जिसके रजिस्ट्री पेपर भी हमने देखे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भिलाई में नंदू के करीबी रिश्तेदारों ने सुपेला के आसपास महंगी दुकानें खरीदी है। धमदा के आसपास कई फार्म हाउस खरीदे हैं। नंदू के ससुर सुरेश कुकरेजा और उनके समधी सुरेश धिंगानी के यहाँ भी जब 2 साल पहले छापेमारी हुई थी, तब नंदू के कई रिश्तेदारों के यहाँ भी छापेमारी हुई थी। 50-60 लाख की नकदी तो किसी बत्रा परिवार से जो बरामद की गई थी, वो रकम भी बत्रा परिवार को इतनी मामूली लग रही है कि अभी तक ईडी के सामने उस रकम की वापसी के लिए कोई दावा नहीं किया गया। अभी मैं आपको जो चंद उदाहरण बता रहा हूं, ऐसे ही कई ऐसे लोग हैं जो कभी मामूली सा कारोबार किया करते थे, आज करोड़ों की रकम में खेल रहे हैं। ऐसे ही लोगों को सामने रखकर सौरभ आहूजा, रवि उप्पल और शुभम सोनी की गैंग भारत के युवाओं को बर्बाद करने में लगी है। इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि शुरू में तो लालच देकर जिताया जाता है और उसके बाद ऐसा फंसाया जाता है कि पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। सीबीआई ने भूपेश बघेल के ठिकाने पर जिस 26 मार्च को छापेमारी की थी, उसके लिए पहले से बहुत फुल प्रूफ तैयारी की गई थी। अब वो छापेमारी के 5 महीने बाद भी बहुत कुछ कर लिया गया है। गहराई से समझने वाली बात यह है कि सीबीआई के छापेमारी में आखिर हुआ क्या था। दिसंबर 2024 की एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें भूपेश बघेल और अन्य 20 लोगों का नाम था। उस एफआईआर के बाद सीबीआई ने भूपेश बघेल के अलावा सौम्या चौरसिया, सूरज कश्यप, आईपीएस आरिफ शेख, आईपीएस अभिषेक पल्लव, आईपीएस आनंद छाबड़ा और आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के अलावा विजय भाटिया सहित 17 ऐसे लोगों के नाम शामिल थे जिनके यहाँ छापेमारी की गई। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के अनुसार इन अफसरों तक उनके जूनियर पैसा पहुंचाते थे। वहीं सिंडिकेट में शामिल कई ऐसे लोग जो रडार में थे, उनके विरुद्ध जो जांच हुई उस पर सीबीआई की ओर से फिलहाल कोई जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन गहराई से समझने वाली बात यह है, 7 महीने की लंबी पड़ताल और ईओडब्ल्यू की चार्जशीट को समझने के बाद सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सहित दिल्ली, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की थी। दरअसल ईडी ने अपनी चार्जशीट में साफ तौर पर बताया था कि महादेव सट्टा का कारोबार 6000 करोड़ रुपए तक फैल चुका है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में जो बड़े बड़े नाम उजागर किए थे, एक बार अपनी स्क्रीन में गौर से इन नामों को आप देखिए। इन बड़े बड़े ओहदेदारों को कौन कौन पैसे पहुंचाता था, इस बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी थी। एक बार इन नामों पर आप गौर करें, जिसमें भूपेश बघेल की पुरानी डिप्टी सेक्रेटरी ओएसडी के अलावा बाकी और भी लोग हैं। जो और भी लोग हैं उसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी, आईपीएस स्तर के अधिकारी भी शामिल थे, जिन्हें ईडी ने अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। इसमें सबसे हैरान करने वाला नाम अभिषेक पल्लव का है, जो महादेव सट्टा को लेकर दुर्ग में खूब वीडियो बनाया करते थे। प्रशांत अग्रवाल का नाम शामिल है, जो दुर्ग के भी एसपी रहे, रायपुर के भी एसपी रहे। इन्हें लेकर शुभम सोनी ने तो साफ तौर पर नाम लेकर कुछ गहरी बातें की थी। प्रशांत अग्रवाल की रिश्तेदारी भिलाई के केजरीवाल परिवार से है, जिन्होंने लगातार कंपनियां खरीदी। दावा किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहीं उसका लिंक प्रशांत अग्रवाल से तो नहीं है। इस बारे में भी कुछ गहरी बातें खुलकर अभी सामने आने वाली है। आरिफ शेख तो आईजी के इंटेलिजेंस रह चुके थे, बड़े आईपीएस अधिकारी थे। आनंद छाबड़ा भी आईजी इंटेलिजेंस रह चुके थे। अब आप सोचिए, जो आईजी इंटेलिजेंस अधिकारी रहे हो, वो यदि महादेव सट्टा वाले मामले में ईडी की चार्जशीट में आरोपी हो, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों केंद्र सरकार को इसके विरुद्ध कड़े कानून बनाने की जरूरत पड़ी होगी। अब इन्हीं नामों में सबसे आखिरी में आप जिस विजय भाटिया का नाम देख रहे हैं, जिन्हें साफ तौर पर रोहित उप्पल और राहुल उप्पल, जो कि रवि उप्पल के भाई थे, ये पैसा पहुंचाने का काम करते थे। इसके बारे में तो कुछ
खास तौर से ज्यादा ही पड़ताल हुई है। पड़ताल में पता चला है कि विजय भाटिया जो भूपेश बघेल का खासम खास था, 1-2 नहीं बल्कि 3 मामलों में भूपेश बघेल के साथ आरोपी है। पहला मामला तो फर्जी सब्सिडी वाला मामला है, दूसरा शराब घोटाले वाले मामले में तो अभी ये जेल में है, और अब महादेव सट्टा वाले मामले में भी ईडी की चार्जशीट में इसी विजय भाटिया का नाम है, जिसमें भूपेश बघेल का भी नाम है। वैसे विजय भाटिया तो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इसके अलावा पप्पू बंसल पर भी भूपेश बघेल को बहुत यकीन था, लेकिन पप्पू तो पप्पू निकला, उसने बेवफाई की और सबूत दिए, और भूपेश बघेल का एकमात्र पुत्र चेतन बघेल जेल चले गया। फिलहाल पप्पू बंसल को उसकी वफादारी का इनाम मिल गया है, वो बाहर है, छुट्टा घूम रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। भूपेश बघेल को पप्पू बंसल के बाहर रहने से कुछ ज्यादा ही परेशानी है, तभी तो वो मीडिया के सामने ये कहते रहे जो आरोपी है उसी की निशानदेही पर चेतन बघेल को क्यों गिरफ्तार किया गया। प्रश्न भी वाजिब है और इसका उत्तर भी आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि किस तरह से दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, ये वाले फार्मूले को साफ तौर पर अपनाया जा रहा है। शायद उसी फार्मूले को एक बार फिर से आजमाते हुए नंदू उर्फ विशाल रामानी को खुला छोड़ दिया गया है। वो आज भले ही गोवा में घूम रहा है, लेकिन उसके रिश्तेदार किस तरह से ब्याज का काम कर रहे हैं, किस तरह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन कब कहां जा रहा है, सब पर बारीक निगाह बनी हुई है। गहराई से हमारी भी पड़ताल चल रही है कि भिलाई दुर्ग के आसपास तमाम ज्वेलर्स और बिल्डर्स के अलावा मोबाइल की छोटी छोटी दुकान चलाने वाले लोग किस तरह से महादेव सट्टा के कारोबार को प्रमोट करते रहे। आज भी भिलाई दुर्ग के आसपास करीब 800 से 900 युवा गायब हैं। दरअसल ये गायब नहीं है, कहीं न कहीं महादेव सट्टा जैसे कई अन्य ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़े हैं। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि कुछ स्थानीय राजनेता उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, लगातार गलत तरीके से पैसों की उगाही कर रहे हैं, जिसकी खबर जांच एजेंसियों को भी है और हमारे पास भी है। आने वाले दिनों में कुछ गहरे और बड़े खुलासे करेंगे और ऐसे राजनेताओं से आपको सावधान रहने की हम अपील करते हैं। साथ ही आग्रह करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में प्रमोट करें। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, देश और समाज का भला नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें और इस बारे में जो कमेंट हो जरूर करें, जिससे हमें आपका मार्गदर्शन मिलेगा, ताकि हम कुछ और अच्छी बेहतर प्रस्तुति आगे भी देते रहें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।